नमस्कार दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं टेक्निकल अस्त्र में और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए यहाँ पे सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है हमारे एएमसीए फाइटर जेट को तेजी से बनाने को लेकर। अब आप सबको मालूम चल चुका होगा कि एएमसीए को तैयार करने को लेकर अब मैदान में उतर आए हैं एल&टी और टाटा। बात साफ हो जाती है कि भैया प्राइवेट सेक्टर की कंपनी के पास पोटेंशियल है कि वो तेजी से इन फाइटर जेट्स को तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों एचएएल इसीलिए भी इस रेस में पीछे हो रहा है। रीज़न बहुत सारे हैं, जैसे कि तेजस मार्क 1A और मार्क 2 को उनको तैयार करना है, सुखोई 30M का इनको अपग्रेड करना है, HLFT-42 ट्रेनर, HJT-36, ये सारी चीज़ों पर लगा हुआ है एचएएल। इवन प्रचंड हेलीकॉप्टर का काम भी एचएएल कर रहा है, ठीक है। लेकिन इन सब कामों की वजह से एचएएल के ऊपर आ गया है प्रेशर। इसी प्रेशर की वजह से हमारे तेजस MK-1A की डिलीवरी में भी देरी हो रही है और अमेरिका भी इसके पीछे एक कारण मान सकते हैं आप। और यही वजह थी कि इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने एचएएल की आलोचनाएं भी की और कहा भी कि मुझे भरोसा नहीं है एचएएल पर, क्योंकि दोस्तों फरवरी 2025 तक कम से कम 11 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट मिलने वाले थे इंडियन एयरफोर्स को, लेकिन अभी तक एक भी नहीं आया। अब यहाँ पर दोस्तों एल&टी और टाटा, इवन अडानी ग्रुप, कल्याणी ग्रुप जैसी कंपनियां अकेले या मिलकर बोली यहाँ पर लगा सकती है एएमसीए फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए। यहाँ पर एल&टी और टाटा की मैं आपको बात बताऊं तो ऑलरेडी एल&टी पहले से ही मिसाइल्स और डिफेंस सिस्टम को तैयार कर रहा है। टाटा एयरबस के साथ C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना रहा है। दोनों कंपनियों के पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और वो तेजी से निर्माण भी कर सकते हैं इन चीज़ों का। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एएमसीए प्रोजेक्ट सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, बल्कि ये आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बड़ा कदम आप मान सकते हैं, जो कि होना भी चाहिए। और एचएएल की जो सीमाएं हैं यानी लिमिटेशंस हैं, उसके चलते प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां इस प्रोजेक्ट को तेज़ी से आगे बढ़ा सकती है और एक महत्वपूर्ण रोल निभा सकती है। और अगर ऐसा हो जाता है टाइम पर तो डेफिनेटली दोस्तों ये भारत के डिफेंस निर्माण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक बदलाव भी होगा। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ रशिया ने अपने Su-57E फाइटर जेट का ऑफर एक जबरदस्त पैकेज के साथ दिया है। मतलब अब इस फाइटर जेट में सुपर 30 की टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट की जाएगी। यहाँ पर सुपर 30 कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब है कि इंडियन एयरफोर्स के अपग्रेडेड सुखोई 30M का फाइटर जेट को अभी जो आधुनिक बनाया जा रहा है उसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी लगाई जा रही है। सेम चीजें Su-57E पर भी लगाई जा सकती हैं। यहाँ पर भारत किन किन टेक्नोलॉजी को शामिल करेगा जिन्हें देश में बनाया जा रहा है, जैसे कि गैलियम बेस्ड आइसा रडार, भारत में बना हुआ मिशन कंप्यूटर, इसके अलावा भारतीय हथियार जैसे कि अस्त्र, मिसाइल, एयर टू सरफेस वेपन्स आदि। मतलब साफ होगा कि भारत इस Su-57E फाइटर जेट में वही सिस्टम और हथियार इस्तेमाल कर सकेगी जो कि सुपर 30 में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इवन दोस्तों रशिया कह रहा है कि आप इस फाइटर जेट को देश में बनाओ भैया, जिसके लिए उन्होंने एचएएल की नासिक फैक्ट्री को भी चुना है, क्योंकि इसी फैसिलिटी में सुखोई 30M के फाइटर जेट्स बनाए जा रहे हैं। मतलब साफ है कि नासिक में जरूरी मशीनें और जो सोर्सेज हैं वो मौजूद हैं। इवन रशिया ने यहाँ पर यह भी बोला है कि भाई पूरी तरह से भारतीय तकनीक को मिलाकर Su-57 को तैयार अगर किया जाता है तो इसमें केवल 3 से 4 साल लग सकते हैं और भारत को रशिया सीधे 20 से 30 Su-57E फाइटर जेट्स की सप्लाई करेगा ताकि इंडियन एयरफोर्स को तुरंत एक ताकत मिल सके। हालांकि ये ऑफर बहुत अच्छा है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन यहाँ पर एएमसीए दोस्तों हमारे लिए सबसे फाइनल सॉल्यूशन होने वाला है, जो कि भारत का खुद का 5th जनरेशन का फाइटर जेट प्रोग्राम है, जिसकी पहली उड़ान 2029 में होगी और इसका निर्माण 2034 से 35 के बीच शुरू होगा। यहाँ पर सिर्फ Su-57 एक इंटरिम सॉल्यूशन माना जा रहा है, जो कि चाइना के J-20 और पाकिस्तान के J-31 की बढ़ती हुई हवाई ताकत का मुकाबला करने में भारत को एक मजबूत स्थिति में ला सकता है। लेकिन Su-57 की भी दोस्तों काफी सारी लिमिटेशंस है, जैसे कि इसके स्टेल्थ क्षमता अभी प्रूवन नहीं है, AL-51 अभी पूरी तरीके से इसका इंजन तैयार नहीं है। फिर उसके बाद अंकल सैम कैट्सा कानून लेके आ सकते हैं, भारत पर सैंक्शन लगा सकते हैं। और आपने देखा होगा सुखोई 30M के प्रोग्राम में स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस में कितनी दिक्कतें हुई थी। सेम प्रॉब्लम Su-57 में भी आ सकती है। लेकिन रशिया का Su-57E भारत को तुरंत मिलने वाला 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, जो कि इंडियन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर इंडियन एयरफोर्स को मजबूत करेगा। हालांकि इसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी, आपकी पॉलिटिकल और लॉजिस्टिक चुनौतियाँ। इसीलिए इस फाइटर जेट पर फैसला लेने से पहले भारत को इन सब चीज़ों पर काफ़ी गहरा सोच विचार करना होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। लेकिन फाइनली मैं आपको बता दूं कि भारत का भविष्य और आत्मनिर्भरता का प्रतीक रहेगा हमारा एएमसीए फाइटर जेट। वहीं ब्रह्मोस NG में दोस्तों एक और नई टेक्नोलॉजी को ऐड किया जा रहा है। मतलब साफ है कि इस ब्रह्मोस NG में एक्स बैंड फेस्ड एरे मोनोपल्स सीकर लगाया जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी से दोस्तों ब्रह्मोस NG बहुत ही ज़्यादा सटीकता यानी कि प्रिसीजन के साथ अपने टारगेट को भेज सकती है। और ये एक्स बैंड सीकर जो है वो 8 से 12 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करता है। इसके अलावा ये रडार बीम को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से घुमा सकता है, मतलब टारगेट को तेज़ी से ट्रैक कर सकता है। और पुरानी टेक्नोलॉजी जैसे घूमने वाले एंटीना होते हैं यानी कि मैकेनिकल रडार्स होते हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा तेज और सटीक होगा।
इवन इसमें इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स भी होंगे, यानी कि दुश्मन के रडार ब्लॉकिंग सिस्टम को भी ये मात दे सकता है। और ब्रह्मोस एनजी आप सबको मालूम है कि ये बहुत ही अच्छा वेरिएंट होने वाला है हमारे आर्म फोर्सेस के लिए, स्पेशली एयरफोर्स के लिए, क्योंकि ये पहले वाले ब्रह्मोस की तुलना में 50% हल्की और छोटी भी होगी। इसके अलावा तेजस Mark 1A, सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और भविष्य में दोस्तों हमारी जो ड्रोन्स हैं उनसे भी इस मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। कम वजन और कम लागत होगी, मतलब ज़्यादा संख्या में डिप्लॉयमेंट की जा सकती है। स्पीड मैक 3.5 के आसपास होगी। इसके अलावा दोस्तों मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स यानी कि MDL और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि HSL के बीच में एक MOU साइन किया गया है, और इस MOU का मकसद है भारत की पनडुब्बी निर्माण परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाना और डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भरता को भी आगे बढ़ाना। दरअसल दोस्तों ये जो साझेदारी है वो प्रोजेक्ट 75I और प्रोजेक्ट 76 जैसे जो प्रमुख पनडुब्बी प्रोग्राम है उसमें सहयोग करना होगा। HSL और MDL के लिए, यहाँ पर HSL MDL के लिए सबमरीन के हल का निर्माण करेगी। इसके अलावा MDL और जर्मनी की TKMS कंपनी मिलकर U214 NG डिजाइन पर आधारित पनडुब्बी तैयार करेंगे। इवन प्रोजेक्ट 76 की अगर मैं बात करूं तो इसके तहत DRDO और नेवल डिजाइन ब्यूरो मिलकर पूरी तरीके से स्वदेशी पनडुब्बी का डिजाइन तैयार कर रहे हैं। इसका निर्माण भी MDL और HSL मिलकर करेंगे। मतलब साफ है कि इस साझेदारी की जरूरत भी दोस्तों इसलिए भी महसूस की जा रही है क्योंकि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तनाव बढ़ता जा रहा है। चाइना अपनी सबमरीन्स की पावर बढ़ा रहा है, अपनी वॉरशिप्स की ताकत बढ़ा रहा है, तो भारत को अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा करना है। इसलिए MDL और HSL एक साथ आए हैं। और इवन दोस्तों ये जो पनडुब्बियाँ होंगी वो पहले वाली पनडुब्बी टेक्नोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा घातक भी होंगी, जैसे कि इनमें एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम लगा होगा। इसके अलावा स्टेल्थ क्षमता होगी और मॉडर्न हथियार सिस्टम इनमें लगाए जाएंगे। और इस कोलैबोरेशन और इस साझेदारी से दोस्तों भारत को विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। इवन भारत के अंदर रोजगार जनरेट होगा, तकनीकी कौशल आएगा और डिफेंस इंडस्ट्री डेवलप होगी। वहीं दोस्तों इंडियन एयरफोर्स अब इजराइल से आइस ब्रेकर स्टेल्थ एयर क्रूज मिसाइलें खरीदने की योजना बना रही है। इन मिसाइलों का इस्तेमाल चाइना और पाकिस्तान के महत्वपूर्ण और मजबूत ठिकानों को लंबी दूरी से खत्म करने के लिए किया जाएगा। ये मिसाइलें GPS जैमिंग से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती और दुश्मन की हवाई रक्षा प्रणालियों को यानी कि उनके एयर डिफेंसेस को आसानी से भेज सकती है। दोस्तों अब भारतीय नौसेना को 3 और कलवरी क्लास की पनडुब्बियां मिलने जा रही हैं। दरअसल अब मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड जून 2025 में 3 नई कलवरी क्लास की पनडुब्बियों के निर्माण के लिए एक बड़ा समझौता करने वाला है। इस डील की कीमत लगभग 38,000 करोड़ रुपए होने वाली है और इन पनडुब्बियों को फ्रांस की नेवल ग्रुप के साथ मिलकर बनाया जाएगा। इनमें भी AIP सिस्टम लगा होगा। इसके अलावा DRDO के द्वारा विकसित AIP सिस्टम को भी इंटीग्रेट किया जाएगा। नई पनडुब्बियों का साइज बड़ा हो सकता है। इनमें लिथियम आयन बैटरियां लगी होंगी जिससे कि इनकी रेंज और ताकत दोनों बढ़ जाएंगी। और इन पनडुब्बियों में दोस्तों खास तरीके की टेक्नोलॉजी और हथियार सिस्टम लगाए जाएंगे, जैसे कि लंबी दूरी के गाइडेड टॉर्पीडोज, एंटी शिप मिसाइलें और एडवांस निगरानी सिस्टम लगे होंगे। और ये नई पनडुब्बियां इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दोस्तों रशियन किलो क्लास की पनडुब्बियां हैं वो रिटायर होने की कगार पर आ चुकी हैं। पाकिस्तान और चाइना लगातार मिलकर अपनी नौसेना को मजबूत कर रहे हैं, इसीलिए इन पनडुब्बियों से भारत की पनडुब्बी ताकत में बढ़ोतरी होगी। कहा यह जा रहा है कि पहली पनडुब्बी 2030 तक नौसेना को दे दी जाएगी, लेकिन अब यहाँ पर जो काम है पनडुब्बियों को तैयार करने को लेकर वो पहले से ज़्यादा तेज होगा। पहले 10 साल लगते थे एक पनडुब्बी बनने में, लेकिन अब ये काम सिर्फ 6 साल में हो पाएगा। और इस प्रोजेक्ट में 60% से ज़्यादा स्वदेशी कंटेंट होगा, जिसमें कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित कॉम्बैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम और अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं उन्हें भी इनमें लगाया जाएगा। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट में MSMEs भी और जो लोकल कंपनियां वो भी हिस्सा लेंगी। वहीं दोस्तों भारतीय वायुसेना के पूर्व वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया जी ने 5th जनरेशन के फाइटर जेट पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जिन J-35 जैसे 5th जनरेशन फाइटर जेट को खरीदने की बात कर रहा है, ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि भारत विदेशों से तो ऐसे फाइटर जेट नहीं खरीदने वाला, यानी कि 5th जनरेशन फाइटर जेट हम नहीं खरीदेंगे। इवन भदौरिया जी ने कहा कि भारत अपने खुद के AMCA पर काम कर रहा है और पूरी ताकत के साथ इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। इवन उन्होंने ये बात मानी कि भले ही पाकिस्तान को भारत से पहले स्टेल्थ फाइटर जेट मिल सकते हैं, लेकिन इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें अपने काउंटर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जैसे कि ओवर द हॉराइजन रडार और मल्टी स्टैटिक रडार्स को डेवलप करना होगा। इसके अलावा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को मजबूत करना होगा और स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनानी होगी। अगर पाकिस्तान को स्टेल्थ जेट मिल भी जाए तो हमें इन सब काउंटर मेजर्स को डेवलप करना होगा ताकि हमारे बॉर्डर के अंदर आने से पहले इन्हें पकड़ा जा सके और मिसाइल और हथियारों से इन्हें खत्म किया जा सके। वहीं दोस्तों यूक्रेन ने रशिया को एक बड़ी चोट पहुंचा दी है। अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है रशिया के ऊपर यूक्रेन का। दरअसल रशिया के एक एयरबेस को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है यूक्रेन के FPV ड्रोन्स ने, जिसमें कि 40 से ज़्यादा फाइटर जेट्स खत्म हो गए हैं। बाकायदा इसका ऑफिशियली सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है। माना यह जा रहा है कि इस अटैक के बाद रशिया अब बहुत ही खतरनाक प्रतिक्रिया देने वाला है।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से रशिया के Tu-95, Tu-22 जैसे जो स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स हैं वो आग की लपटों में देखे जा रहे हैं। हालांकि यूक्रेन ने यहाँ पर लंबी दूरी की मिसाइलों से भी हमला किया है। तो फिलहाल ये देखिए टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।